हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके अंदर अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। क्योंकि रमज़ान है, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं होता तो उस लेक्चर्स का सीक्वेंस टूट चुका है। पर डोंट वरी, ये सीरीज़ पूरी मैं ज़रूर करूँगा और जैसे जल्दी जल्दी पॉसिबल होगा इसके मैं लेक्चर्स डालता चला जाऊँगा। खैर, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि API के अंदर उसका कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है, उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको एक्सेस करते हो, तो किस तरीके से उनको एक्सेस करने से APIs आपको डेटाबेस का डाटा निकाल के दे सकती हैं, कैसे वापस आप उन एंड पॉइंट्स के थ्रू डाटा भेज सकते हो एंड सो ऑन। बट द पॉइंट इज़ कि ये सारा का सारा काम आपने किसी ऐप के थ्रू करना होता है। तो हम अगर देखें तो सबसे पहले तो मैं API वाला प्रोजेक्ट अपना रन करता हूँ यहाँ पे, और मैं ज़रा छोटी सी एक रिवीजन कर लेता हूँ कि वो कौन सा एंड पॉइंट है जिसके ऊपर से मैं जाकर तो डेटाबेस का पड़ा हुआ डाटा उठा सकता हूँ। फिर उसके बाद मेरा अगला काम ये होगा कि मैं अपने ब्लेज़र वेब असेंबली के प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से उसमें कुछ पेज बनाऊंगा, उसमें कुछ कोडिंग करूंगा कि मैं वो सारा का सारा डाटा उस एंड पॉइंट से कंज्यूम करके अपने जो वेब प्रोजेक्ट है वेब असेंबली वाला उसके अंदर मैं शो कर सकूं। तो ये काम किस तरीके से करना है हम अभी देखते हैं। ये मेरी API का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। API गेट का डाटा मतलब डाटा गेट करने के लिए जो API है वो एंड पॉइंट है, सॉरी, वो API/स्टूडेंट्स का है। इसको अगर हम ट्राई करें और एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ डाटा हमें मिलना चाहिए। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये लोडिंग कर रहा है और इसने इसके बाद मुझे एक डाटा प्रोवाइड कर दिया है। ये देखें, तो हमारे डेटाबेस में एक ही डाटा पड़ा हुआ है तो वो उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया। दैट्स टोटली फाइन। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये भी पता चल गया कि इसका जो एक्चुअली पूरा लिंक है वो ये वाला है। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ जाके पेस्ट करके दोबारा से एंटर का बटन दबाता हूँ तो मुझे वो डाटा मिलेगा, और अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी होते तो वो भी इसी सीक्वेंस में आ चुके होते। अब यानी कि इस एंड पॉइंट से हमें डाटा गेट हो सकता है। तो हम इस एंड पॉइंट को अपने ब्लेज़र वेब असेंबली प्रोजेक्ट में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कोई खूबसूरत सा पेज बना हुआ और वहाँ पे हम इस डाटा को गेट करके शो करें, और अगर और भी ज़्यादा डाटा पड़ा हो तो वो भी वहाँ पे हम उसको गेट करके शो कर सकें। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और ये काम करने के लिए मैं अपने ब्लेज़र के प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूँ। मैं ब्लेज़र प्रोजेक्ट की तरफ चल के मैं पेजेस के अंदर जाके राइट क्लिक करके पेज के फोल्डर के ऊपर एक नया पेज बनाता हूँ, और रेजर कंपोनेंट होगा सबसे पहले। तो मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। और ये पेज जब बन चुका होगा तो इसके अंदर मैं इसका एक ऊपर पेज डायरेक्टिव लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं ये ना लगाऊं ये पेज नहीं कहलाएगा। तो मैं इसको स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से बनाता हूं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये स्टूडेंट डिटेल्स का एक पेज हो गया। और सबसे पहले तो हम यहाँ से ब्लेज़र वेब असेंबली प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके तो चेक करते हैं कि हमने स्टूडेंट डिटेल्स के पेज को एक्सेस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। ओके, सो ये प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है हमारा। अब इसके आगे मैं यहाँ पे वो अपना एंड पॉइंट लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स वाला, और एंटर का बटन दबाता हूँ। तो लेट्स सी कि हम उस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। देखें, स्टूडेंट डिटेल्स का पेज यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। अच्छा, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा जब ये पेज नया बनाया तो उसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लिया करें कि एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे और बाद में एक्सेस नहीं होगा तो क्या पता वो पहले से एक्सेस ना हो रहा और आप अपने लिखे हुए कोड को ब्लैम करने लग जाए। तो इस चीज़ के बचने के लिए ये काम कर लिया करें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ सी प्लस प्लस नहीं बल्कि बूट स्ट्रैप का कोड, या फिर आप ये कह सकते हैं CSS की कुछ बूट स्ट्रैप क्लासेस जो हैं वो मैं इस्तेमाल करूँगा। और वो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैंने एक डिव बना ली है और इसके अंदर मैं एक क्लास लगाने वाला हूँ जिसका नाम है कंटेनर। इसके अंदर मैं एक और क्लास लगाने वाला हूँ जिसका नाम है आप क्या कह सकते हैं रो। और इसके अंदर मैं एक और क्लास लगाने वाला हूँ जिसका नाम है call-10। अच्छा, मैं यहाँ पर अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं टेबल बनाने के लिए मेहनत करूँ, मैं अपने गूगल क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ जाके गेट बूटस्ट्रैप को ओपन कर लेता हूँ। और गेट बूटस्ट्रैप को ओपन करने के बाद अगली बात करते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ से मैं इसके डॉक्स पे चला जाता हूँ, एंड डॉक्स में जाकर यहाँ से मैं टेबल वाली साइड पे जाना चाहता हूँ। तो मैं यहीं से सर्च में जाके टेबल लिखकर सर्च करता हूँ। आ जाओ,
टेबल आ गया। अब इस टेबल के अंदर ये जो पहला टेबल है इसका लिखा हुआ कोड है, इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप में सारा काम करना है, और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ एरर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन लगा हुआ है। अब इन पूरे टेबल्स को हमने मॉडिफाई करना है। बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हैं मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, और हमारे मॉडल के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, मतलब जो हमारा मॉडल है जो हम डाटा शो करने वाले हैं वो क्या, उसके अंदर क्या क्या है। तो मैं स्टूडेंट क्लास को खोल लेता हूँ। इसमें हमारी आईडी है, नेम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, सेमेस्टर है, ईमेल है, रोल नंबर। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ सबसे पहले आपका हेडर, यानी कि टेबल का हेडर। तो यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। अच्छा, फादर नेम के बाद हमारा मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और चीज़ें भी हैं तो हम इसको कॉपी करते चले जाएंगे। अच्छा, और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे हमारा सेमेस्टर आ जाएगा, और सेमेस्टर के बाद यहाँ नीचे जाकर हमारा ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के बाद इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा रोल नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा हमारा हेडर तैयार हो चुका है। अब यहीं पे इसी के रेलेवेंट जाहिर सी बात है हमारा डाटा आने वाला है। तो अब इस डाटा के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आईडी हो गई 1, लेट से मैं डमी डाटा लगा रहा हूँ कुछ, तो मैं अपना ही नाम वगैरह लगा देता हूँ, और यहाँ पे फादर नेम, और फादर नेम के बाद नेक्स्ट टीडी में क्या देना है, मोबाइल नंबर देना है, तो मैं कुछ रैंडम नंबर लिख देता हूँ। फिर एक और टीडी कॉपी करता हूँ, उसको नीचे लगाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं सेमेस्टर लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाकर इसको मैं कोई अपना ईमेल एड्रेस बना के लिख देता हूँ। ये मैं डमी डाटा लिख रहा हूँ जो एक्चुअल डाटा से रिप्लेस हो जाएगा, और एक्चुअल डाटा हम कहाँ से उठाएंगे, वो एक्चुअल डाटा बेसिकली हम उठाएंगे एंड पॉइंट से, अपने एपीआई के एंड पॉइंट से, ठीक है, और उसको यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पर जाके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी अपना रोल नंबर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि पेज हमारा कैसा नज़र आ रहा है, उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। तो फिर पेज को मैं रन कर देता हूँ, और लेट्स सी, देखते हैं जब ये प्रोजेक्ट रन हो तो पेज कैसा। ओके, सो अब मैं यहाँ से अपने इस पेज को देखता हूँ, शो स्टूडेंट्स को, हाँ, अब इसके अंदर शो स्टूडेंट्स के पेज पे नहीं जा रहा है। देखें अभी इंटरेस्टिंगली, देखें जो बात हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो अभी से हमारे सामने आना शुरू हो गई। मैंने ये बताया था आपको कि पेज को चेक कर लिया करें, तो मैंने पहले इस पेज को चलाया शो स्टूडेंट्स को, तो आई थिंक सो कहीं मैंने नाम तो नहीं गलत लिख दिया, हाँ स्टूडेंट डिटेल्स था, सॉरी नॉट शो स्टूडेंट। तो अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि अभी मैंने इसको चलाया था और चल रहा था और अब नहीं चल रहा, तो कहीं वो मसला ना आ गया। तो स्टूडेंट डिटेल्स है बेसिकली, तो हम इसको चला कर देख लेते हैं चलता है या नहीं। स्टूडेंट डिटेल भी नहीं आ रहा हुआ, इंटरेस्टिंगली ये भी नहीं आ रहा, जबकि मैंने अभी अभी आपके सामने ये पेज क्रिएट किया और इसको रन करके देखा, और अभी डाटा डालने के बाद, मींस कि डमी डाटा डालने के बाद इस पेज ने शो होना बंद कर दिया है। तो क्या रीज़न हो सकती है, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और मैं दोबारा से इस लिंक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, जबकि ये पेज अभी तो चल रहा था और फ़ौरन बंद हो गया। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, वजह इसकी ये भी है कि मैंने डबल स्लैश ऐड कर दिया कॉपी करके लगाते हुए। अब इसको दोबारा रन करके देख लेता हूँ मैं सिंगल स्लैश करके। हाँ देखें, डमी डाटा आ चुका है मेरा। सो यहाँ तक तो काम हो गया, बट ये डमी डाटा है, ये स्टैटिक डाटा है जो कि मैंने वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है। द पॉइंट इसकी मुझे ये डाटा एक्सेस करना है कहीं एपीआई के अंदर से। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस कोड के सेक्शन में जाकर एक प्रॉपर्टी बनाऊँगा, और उस प्रॉपर्टी की जो टाइप है वो होने वाली है स्टूडेंट, यानी कि वो जो हमारी मॉडल क्लास है वो, और इसका जो है नेम वो भी डेफिनेटली मैं स्टूडेंट कर लेता हूँ, और इसको मैं लगा देता हूँ कहाँ से लाकर, यूजिंग ब्लेजर वाईटी लाइब्रेरी से। अब इसका मैंने एक स्टूडेंट तो नहीं पकड़ना अभी, हाँ अलबत्ता हमारे पास डेटाबेस में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो वो टेबल में सारे के सारे शो होंगे। तो जब हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो हम इसको आई इन्यूमरेबल कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे आई इन्यूमरेबल के अंदर रैप कर देते हैं जी। ठीक हो गया, ये तो काम हो गया। अब उसके बाद ये डाटा लोड कब होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा हमारा सारा का सारा लोड उस वक्त हो जब मैं शो स्टूडेंट डिटेल्स वाले पेज को लोड कर रहा हूँ। तो जब मैं स्टूडेंट डिटेल वाले पेज को लोड कर रहा हूँ तो इसकी लोडिंग के इवेंट के अंदर ही हमारा ये सारा का सारा डाटा लोड हो जाए और टेबल क्रिएट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ओवरराइड करना पड़ेगा इसका ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक वाला फंक्शन। ठीक हो गया। और हम इसको यहाँ पे एसिंक लगा देते हैं और यहाँ पर जाकर अब यहाँ पर हम वो सारा का सारा कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम API के एंड पॉइंट से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डाटा को एक्सेस करके हमने कहाँ रखना है, स्टूडेंट के वेरिएबल में। तो अब डाटा को API से एक्सेस करने के लिए हमें एक चीज़ और रिक्वायर्ड है, और हमें वो क्या है, हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा HTTP क्लाइंट। सही हो गया। HTTP क्लाइंट बेसिकली आपका इस्तेमाल होता है आपकी APIs वगैरह के एंड पॉइंट को एक्सेस करके वहाँ से डाटा वगैरह लाने के लिए। जैसे कि मैंने अब HTTP पॉइंट को कॉल कर लिया और .get यानी कि डाटा ले आओ जेसन फॉर्मेट के अंदर उठाकर, और उसके अंदर वो जो डाटा है उसकी जो टाइप बना दोगे वो आई इन्यूमरेबल होनी चाहिए, और आई इन्यूमरेबल किस चीज़ की, वो स्टूडेंट की। ठीक हो गया। और जो लिंक जहाँ से वो डाटा उठाना है वो यहाँ पे दे दो, मींस कि वो एंड पॉइंट जहाँ से आप डाटा लाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे दें। तो फंक्शन क्योंकि एसिंक है हमारा, तो इसके पीछे हमें अवेट भी लगाना पड़ेगा ताकि हमारा ये एरर दूर हो सके। अब यहाँ पे हमें वो लिंक देना है जहाँ से डाटा आता है। अब वो लिंक कहाँ से मिलेगा हमें, सिंपली आप यहाँ पे जाएं और ब्लेज़र API प्रोजेक्ट को रन करें, और वो लिंक जहाँ से आप डाटा कंज्यूम करते हो, जहाँ से आपका सारा का सारा डाटा आ रहा होता है, जो कि गेट वाला लिंक है, वो आप यहाँ पे लेके आ जाएं। तो अब हम उसको लेके आते हैं। तो बेसिकली वो ये लिंक है। अब ये तो आधा है, तो इसको पूरा क्या होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसको आप ट्राई करें, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करें। जब हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद अपना पूरा लिंक यहाँ नीचे शो कर देगा। हियर इट इज़। इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ये लिंक हमने उठा लिया है और हम इस लिंक को यहाँ पर दे देंगे। नाउ द पॉइंट इज कि क्या अब मैं इसको चलाऊं तो क्या ये डाटा को कंज्यूम करके स्टूडेंट के वेरिएबल में डालेगा या नहीं डालेगा, ये बात की बात है। लेकिन पहले हम इस पेज को तो पूरा कोड कर लें। हम अज्यूम करते हैं कि जब हम इस पेज को रन करेंगे तो ऑन इनिशियलाइज के ऊपर इस लिंक से डाटा को कंज्यूम करके इस फॉर्मेट में डालने के बाद इस वेरिएबल के अंदर रख दिया गया। अब इस वेरिएबल में पड़े हुए डाटा को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो बॉडी में मैं जाके फॉर ईच लगा देता हूँ, फॉर ईच जब ये स्निपेट्स देना बंद कर देता है तो मुझे बहुत उलझन होती है, और आजकल विजुअल स्टूडियो में ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके पास भी अगर आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर जाकर मैं इसको स्टूडेंट लगाता हूँ, और ये पूरी की पूरी TR में यहाँ से Ctrl+X यानी कि कट करके यहाँ लगा देता हूँ। और अब आइटम के अंदर से यहाँ पे ID लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है तो @item.name कर देते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट नेम है तो @item.father_name कर देते हैं। और ये हमारा फ़ोन नंबर था तो @item.number, आई थिंक मोबाइल नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा। ये हमारा सेमेस्टर था तो यहाँ पे @item.semester कर देंगे है .SEMES सेमेस्टर। और यहाँ पे जाके @item.email कर देंगे। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका @item.roll number आ जाएगा। जी जनाब, अब ये हमारे के पूरा का पूरा हमने कोडिंग तो कर ली। ये पेज हमारा रेडी है। यानी कि अब अगर हर चीज़ परफेक्टली चलती है तो होना क्या चाहिए कि हमारा डाटा API से कंज्यूम होकर इस वेरिएबल में आएगा, और इस वेरिएबल से आने वाला डाटा हमने फॉर ईच लगाकर TRs को रिपीट करा के उसके अंदर शो करवा दिया। बट क्या डाटा आएगा, अगर मैं एज इट इज़ इसको चलाता हूँ तो ये प्रोजेक्ट API वाला रन हो जाएगा। अगर मैं इस वेब असेंबली को सिलेक्ट करके चलाता हूँ तो वेब असेंबली वाला रन हो जाएगा। द पॉइंट इसके मुझे उन दोनों प्रोजेक्ट्स को किसी तरीके से चलाना है ताकि हम उसके अंदर से डाटा मतलब पीछे API वाला प्रोजेक्ट रन हो रहा हो और आगे वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट रन हो रहा हो, ताकि हम API वाले प्रोजेक्ट के अंदर से डाटा को यहाँ पे कंज्यूम कर सकें। अच्छा, अब इसके लिए हमें इसको किसी तरीके से ऐसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें चल सकें, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं एक यहाँ पे ऑप्शन होता है यार, और कहाँ चला गया, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। कॉन्फ़िगर स्टार्टअप प्रोजेक्ट, यहाँ पे जाना है इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, और इसको बोल देना है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट से स्टार्टअप लेना है। सबसे पहले तो आपका API वाला प्रोजेक्ट चलना चाहिए, तो इसको स्टार्ट पे कर दूँ, और उसके बाद आपका
वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट चलना चाहिए, इसको लगा दो। लाइब्रेरी को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी रनिंग की जरूरत हो, ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एपीआई या फिर वेब असेंबली कंज्यूम करता है, तो इसको अप्लाई कर दिया। अब जब ये अप्लाई हो चुका है तो यहाँ पे मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट आ गया। जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो पहले वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद हमारा पहले एपीआई वाला प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद वेब असेंबली वाला प्रोजेक्ट चलेगा। दोनों चल गए तो हम इसको यहाँ पे कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंज्यूम हो पाता है या नहीं हो पाता। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, डोंट वरी, प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी ना तो देखेंगे कि क्यों आई और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं। देखें, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो पीछे हमारा असेंबली, वेब असेंबली का एपीआई का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब जाहिर सी बात है वो रनिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम डाटा उसका कंज्यूम कर सकते हैं, सही है। तो हमारा एंड पॉइंट क्या था जी, शो स्टूडेंट्स। ओके, इसके ऊपर चले जाते हैं हम, तो देखते हैं क्या होता है। मैं एंड पॉइंट बार बार गलत लिख देता हूँ या फिर ये नहीं उठा पाता, आई थिंक सो मैं ही गलत लिख रहा हूँ बार बार। स्टूडेंट डिटेल्स है और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में शो स्टूडेंट घुस गया है और वही बार बार आ जा रहा है। और इसको मैं यहाँ से इसको शो स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट डिटेल्स कर देता हूँ और स्टूडेंट डिटेल्स को चलाता हूँ। अच्छा देखिए, इसने एरर दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर है ये क्या एरर है, सही है। अभी हम इसको, वैसे हमने इसके कंसोल के अंदर इस एरर को शो तो नहीं कराया हुआ एक्सेप्शन हेडिंग लगाकर, लेकिन वैसे ही चले हम यहाँ से अपने व्यू में जाकर, आउटपुट की विंडो में जाकर तो देखने की कोशिश करें। तो ये कह रहा है कि लाइन नंबर 49 के अंदर एरर जनरेट हो रहा है। तो लाइन नंबर 49 कौन सी है यार? हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करके अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइन नंबर 49 एंड 49 ये, यानी कि डाटा एक्सेस नहीं हो पा रहा, यानी कि वही लाइन जहाँ पे हमने डाटा एक्सेस करने की कोशिश की थी वहाँ से नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम आएगा, जब आएगा तो देखेंगे। सो जब अगर हर चीज़ परफेक्ट है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? तो हम अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए, बात ये है कि हर चीज़ परफेक्ट होने के बावजूद प्रॉब्लम आने की वजह यह है कि हमें एक और काम करने की ज़रूरत होती है, और वो क्या होती है कि हमें एपीआई के प्रोजेक्ट को जाकर, उसके program.cs में जाकर यहाँ पे बताना पड़ता है कुछ कोड लिखकर कि हम कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अलाउ करना चाहते हैं कि वो इस एपीआई को कंज्यूम कर सके। एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि हमारी एपीआई, ऐसे तो एपीआई खुली छोड़ देंगे तो हर कोई आके इनको कंज्यूम कर रहा होगा, ये तो चीज़ अच्छी नहीं है। इसका कोई ना कोई सिक्योरिटी, कोई ना कोई प्राइवेसी तो होनी चाहिए ना। तो आपको आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप एपीआई कंजम्पशन करना चाह रहे हैं, आपको वो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से बताना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें एक सर्विस ऐड करनी पड़ती है और उसके अंदर हमें एक पॉलिसी तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। अब वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड कोर्स, और यहाँ पर जाके अब हमें यहाँ पर आके इसके अंदर क्या करना है? हमें इसके अंदर आकर इसको एक पॉलिसी ऐड करनी है। तो पॉलिसी ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शंस डॉट ऐड पॉलिसी। अब जब हमने इसको कह दिया कि आप ऐड करो पॉलिसी, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें उस पॉलिसी का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद हमें पॉलिसी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ, तो पॉलिसी का नाम मैं कह देता हूँ ब्लेजर वाईटी पॉलिसी, ठीक हो गया जी। अब ये नाम हो गया पॉलिसी का, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक पॉलिसी बिल्डर बना लेना है और उसको ऐसे करके यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि इस पॉलिसी बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए ऐसे यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर टर्मिनेटर लगा देता हूँ। यहाँ पर अब मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। पॉलिसी बिल्डर को बोलना है कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कौन से ओरिजिन से आने वाली रिक्वेस्ट को डील करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वो ओरिजिन प्रोवाइड कर देंगे, और वो ओरिजिन कौन सा होगा? यानी कि हमारे ब्लेजर वेब असेंबली प्रोजेक्ट को जब रन करने के बाद जो आता है ना आपका ऊपर जो उसका लिंक आता है वो, ठीक है। और उसके बाद अलाउ एनी हेडर और अलाउ एनी मेथड वाली जो दो फंक्शंस हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। डॉट अलाउ एनी हेडर और उसके बाद पॉलिसी बिल्डर डॉट अलाउ एनी मेथड, सही हो गया। अब मुझे याद नहीं है कि बेसिकली उसका लिंक क्या होता है ब्लेजर वेब असेंबली वाले प्रोजेक्ट का, तो मुझे ज़रा उसको रन करने दें, उसके बाद उसका मैं लिंक वहाँ से कॉपी करके तो वहाँ से ला कर तो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो आपके सामने मैंने प्रोजेक्ट को रन कर दिया।
रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लोकल होस्ट 7091 पोर्ट के ऊपर हमारा वेब असेंबली का प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया जी, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब मैं जाकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो अब मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को जब मैं रन करूंगा दोबारा तो ये चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जब हमने सर्विस जो हमने बिल्ड की है, इस सर्विस का अंदर हमने एक पॉलिसी रखी है, तो अब इस पॉलिसी को इस्तेमाल करने के लिए भी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे? ऐप डॉट यूज़ कोर्स, और इसके बाद यहाँ पर जाके आपको ये पॉलिसी का नाम पेश करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉलिसी को ऐप के रन करते हुए आपने यूज़ भी करना है। तो अब हम अपने एंड पॉइंट पे जाएंगे, और कौन सा एंड पॉइंट है? ये जो आपका पेज है ये वाला स्टूडेंट डिटेल्स का, उसके एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया। सो और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पड़ा हुआ वहाँ पे रिकॉर्ड है वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ओपन हो रहा है, रन हो रहा है, और ये रन हो जाए तो उसके बाद हम इस चीज़ की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जाकर हम स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाते हैं, और स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारा डाटा आ रहा है या एरर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो एरर आ रहा है। तो अब ये एरर कहाँ पर है, अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं यहीं पे जाता हूँ और इसको यहाँ जाने के बाद मैं अपने व्यू में जाकर आउटपुट की विंडो को ओपन करता हूँ। स्टिल एरर इज़ इन लाइन नंबर 49। वो कह रहा है कि लाइन नंबर 49 में एरर है, और ये वही लाइन है जिसके अंदर हम डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने एक पॉलिसी तैयार कर ली है, और उस पॉलिसी के अंदर हमने ओरिजिन्स दे दिए हैं, और उसको हेडर और मेथड सारे के सारे अलाउ कर दिए हैं। और ये सारा काम हमने कहाँ पर किया? API की program.cs फाइल में। इसके बाद जब ब्लेज़र वेब असेंबली के अंदर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इसको पूरा का पूरा एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि तुमने डाटा यहाँ से जाके उठाना है, और उठाकर तो स्टूडेंट के इस वेरिएबल में डालना है, और जब उसके अंदर डाटा आ जाएगा तो उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें मसला आ क्या रहा है। ये एरर पूरा का पूरा एक्सप्लेन तो शायद करेगा ही ना, तो हम इसको ट्राई के अंदर डाल देते हैं। Ctrl+X करके इसको यहाँ जाके ट्राई में डालते हैं, और जो एक्सेप्शन आएगी उसको कैच करते हैं। तो कैच करके एक्सेप्शन का एक ये लगा कर, तो इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं लिख देता हूँ द एरर इज ऐसे करके, और प्लस ई जो ऊपर से आ रहा है डॉट टू स्ट्रिंग, आई थिंक सो स्ट्रिंग ही होगा ये, लेकिन स्टिल मैं इसको, अच्छा पीछे भी लगा दिया मैंने, सॉरी। अच्छा, इसको मैं ऐसे करके डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ, और अब मैं इस एरर को कैप्चर करके देखने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली मसला क्या है, ये क्यों नहीं आ पा रहा। वैसे भी मैं नज़र मार लेता हूँ, चलें ऊपर से, कि ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इशू यही है कि जब मैं डाटा को उठाता हूँ तो वो क्या कहता है कि लोकल होस्ट 7212 API स्टूडेंट से डाटा उठाया, और उठाकर मैंने कहा कि स्टूडेंट में डाल दो, और उसने डालने की बजाय एरर दे दिया। सो हम देख लेते हैं कि एरर क्या दिया और क्यों दिया। अभी हम इसको चेक करते हैं एरर को, और इस एरर को चेक करके उसको ठीक करके तो उससे आगे चलेंगे हम। तो प्रोजेक्ट में रन कर रहा हूँ, और उसके बाद आगे हमें पता चलेगा कि मसला क्या है और क्यों है। तो बेसिकली जो मैंने अभी काम किया है इससे एरर नहीं ठीक होने वाला। ये मैंने आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि मैंने एरर ठीक करने के लिए काम नहीं किया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे कोई एरर ठीक नहीं होगा, बल्कि मुझे जो एरर है वो नज़र आ जाएगा नीचे जाकर। तो वो नज़र आने के लिए मैंने ये काम किया। अभी इस एरर को देखने के लिए मैं दोबारा से व्यू पे जाता हूँ, आउटपुट पे जाता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने लिख के लगाया था वो कहाँ पर है, कहाँ पर है? ओह, लाइन नंबर 23 में एरर आ गया। तो लाइन नंबर 51 में भी एरर आ गया। अच्छा, ये देखें। अब मैं ज़रा एरर को रीड करता हूँ पहले तो। लाइन 51 एंड
चेक करना पड़ेगा कि एरर कहाँ से जनरेट हो रहा है और ये एरर क्या कहना चाह रहा है, तभी हमें समझ आएगा। ओके सो मैं एक मिनट वीडियो को ज़रा स्टॉप करके इस एरर को फाइंड आउट करता हूँ और उसके बाद आपको वापस आके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि मसला आ कहाँ से रहा था, ताकि हमारी वीडियो भी शॉर्ट रहे और हमारा काम भी हो जाए। डोंट वरी, मैं यहीं से इसको आके वापस पकड़ के तो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसको ठीक करके वापस आता हूँ और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस एरर डाल के कि ये इशू था, ताकि आपको भी समझ आ जाए और शॉर्ट में जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, ओके जी। सो इशू तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है और ठीक जो है अब मैं आपके साथ ही करूँगा। बड़ा ही छोटा सा इशू है जिसकी वजह से हम जब इस प्रोग्राम को चला रहे हैं तो जब हम जाते हैं स्टूडेंट डिटेल्स वाले पेज पे तो हमें डाटा नहीं बल्कि एरर देखने को मिलता है। तो अभी मैंने उसको ठीक नहीं किया है, मैं एक दफ़ा रन करके दिखा भी देता हूँ आपको। और जब मैं रन करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखें कि आपके पास डाटा नहीं आने वाला स्टूडेंट डिटेल्स के पेज के ऊपर जाके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। ओके सो अब मैं यहाँ से इसके अंदर आगे चला जाता हूँ इसकी लोडिंग कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट डिटेल्स के पेज के ऊपर। और जब मैं स्टूडेंट डिटेल्स के पेज के ऊपर जाता हूँ तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये देखें एरर ये था, नीचे यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ जाता था और हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो में जाकर व्यू में जाकर जो देख रहे थे तो वो आउटपुट आ रही थी। सो वो ये देखें लाइन नंबर 24 में भी एरर दे रहा था, ऊपर जाके देखें तो लाइन नंबर 54 में भी। सो एरर वहीं का वहीं है। अच्छा, एरर बहुत छोटी सी वजह से आ रहा है और वो बड़ी सिंपल सी वजूहत हैं। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या कि आपने ब्लेज़र एपीआई में से जाकर program.cs के अंदर जो ये चीज़ हमने लिखी थी, जो हमने एक ऐड क्रॉस करके जो पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी को यूज़ करना शुरू किया था, इसमें हमने ये प्रोजेक्ट का लिंक दिया हुआ है, ब्लेज़र वाले प्रोजेक्ट का लिंक, कि इस प्रोजेक्ट को अलाउ करो कि तुम एक्सेस करना शुरू कर दो हमारी एपीआई को, यानी कि इसको एपीआई कंज्यूम करना अलाउ किया हुआ है एपीआई वाले प्रोजेक्ट ने। अब ये जो लिंक है ना, इसके अंदर से सिंपली ये एक / कम कर दें, दैट्स इट। ठीक है, जब आप ये कर देंगे तो अब आप इस प्रोजेक्ट को जब रन करेंगे तो आपको जो डाटा है वो आता हुआ नज़र आ जाएगा। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए जी, हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और प्रोजेक्ट के रन होते ही मैं आपको इसके अंदर आता हुआ डाटा दिखाता हूँ। ये पीछे बैकएंड पे हमारा प्रोजेक्ट लोडिंग के ऊपर है और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर। देखें अब यहाँ पर अभी आपका डाटा आ जाएगा, देखें डाटा आ चुका है, सही है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके डाटा तो आ गया, ये डाटा सारा मेरा डाटाबेस से आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप एपीआई के अंदर भी इसको जब इसी पॉइंट को रन करेंगे तो डाटा आपको मिल जाएगा। हम डाटा तो हमें मिल गया लेकिन नीचे एरर अभी गया नहीं, तो इस एरर की क्या वजह है मैं इसको टेक्निकली आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ और इसको ठीक कैसे करना है ये भी मैं आपको सामने बताता हूँ। तो देखें इसमें इशू ये आ रहा है कि जब हम इसको ऑन इनिशियलाइज करते हैं तो ऑन इनिशियलाइज का जब ये मेथड या फिर इवेंट रन होता है तो उस वक्त उसके अंदर जो है डाटा जो है आपका एपीआई से कंज्यूम किया जाता है और स्टूडेंट के वेरिएबल में डाला जाता है। लेकिन उससे पहले जब फॉर ईच अपने आप को रन करके इसमें से डाटा निकालने की कोशिश करती है तो पहले डाटा नहीं होता, तो वो खाली होने की वजह से नल का जो एरर है वो आ जाता है। तो हम इसको इसमें थोड़ा सा जो है ना एक ट्वीक करके इसको हम संभालते हैं कि जो पूरा टेबल है इसको सबसे पहले टेबल के टैग को मैं बंद करता हूँ और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ @if, और इफ में जाके मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट नल है जो कि इनिशियली जब तक इनिशियलाइज होके ऑन इनिशियलाइज का इवेंट रन होके स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में डाटा आ नहीं जाता तब तक तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नल ही होगा ना। तो जब तक वो नल है तब तक आप क्या करें, आप H2 हेडिंग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर शो करें कि LOADING लोडिंग, क्योंकि डेफिनेटली डाटा भी लोड हो रहा है, सही हो गया। और जब वो लोडिंग हो चुका हो और अगर नल नहीं हो तो जाहिर सी बात है जब डाटा आ चुका होगा तो स्टूडेंट नल नहीं रहेगा, तो उस वक्त एल्स के ज़रिए जाकर आप क्या करें, आप इस टेबल को यहाँ पे शो कर दें। तो मैंने ये छोटी सी ट्वीक की और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो एरर नहीं आएगा, बल्कि जब तक डाटा शो होता है उसके शो होने से पहले पहले वहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आएगा और लोडिंग लिखे हुए आने के बाद वहाँ पर आपका जो है डाटा एक्चुअल डाटा आना शुरू हो जाएगा, सही है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और हमारा ये पीछे जो प्रोजेक्ट है ब्लेज़र का ये रन हो चुका है। अभी इसकी लोडिंग के बाद मैं स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाता हूँ और जब मैं इसके पेज पे जाऊँगा तो स्टूडेंट डिटेल्स के पेज के ऊपर जाते ही आप ये चीज़ नोटिस कर लें
कि ये लोडिंग लिखा हुआ आया, एरर नहीं है, और लोडिंग के फ़ौरन बाद देखें जैसे ही डाटा उसको मिल गया तो डाटा आना शुरू हो गया। सो हमने इस तरीके से डाटा को जो उसका डाटा है उसको कंज्यूम किया एपीआई से, और एपीआई से कंज्यूम करके यहाँ पे दिखा दिया। अब जो हमारे अगला टारगेट है वो ये है कि हमने यहीं से कोई एक फॉर्म क्रिएट करना है, और उस फॉर्म के अंदर जब हम नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सेमेस्टर, ईमेल और रोल नंबर प्रोवाइड करके सेव स्टूडेंट का बटन दबाएं तो वो सारा का सारा डाटा जाकर डाटा सेव हो जाया करे कहाँ, डेटाबेस में। और इस काम के लिए भी हम एपीआई का ही एक पॉइंट यूज़ करेंगे, और वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा पोस्ट का। देखें पॉइंट बिल्कुल सेम है, लेकिन छोटी सी एक ट्रिक होती है जिसके बाद आप इस पॉइंट को अपने ब्लेजर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके तो उस पॉइंट के थ्रू डाटा वापस आप डाटाबेस में भेज सकते हैं। तो अभी हमने गेट करने का तरीका देखा, ठीक है। अब उसके बाद हम पोस्ट करने का तरीका देखेंगे, फिर उसके बाद हम कहीं जाके डाटा को डिलीट करने का तरीका देखेंगे, और फिर पुट करना देखेंगे, और ये भी गेट ही है विद आईडी गेट का तरीका, ये भी हम एंड पे जाके कहीं देख लेंगे। सो ये एक वीडियो थी, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम करने वाले ये हैं कि हम एक फॉर्म बनाकर तो उसके अंदर डाटा जो है मतलब उसके थ्रू हम वापस डाटाबेस में डाटा भेजने वाले हैं ब्लेजर प्रोजेक्ट के फॉर्म के थ्रू। सो वीडियो हमारी अक्सर लंबी हो जाती है क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ मैं इसके लिए पहले से तैयार होकर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके उसके बाद नहीं आता। मैं जो भी आपके सामने करता हूँ रियल टाइम पे करता हूँ। इसी वजह से जब भी आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते होंगे, तो अगर आप एज इट इज़ ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके साथ कभी भी ये इशू नहीं आएगा कि मैंने तो सारे के सारे वही स्टेप्स किए थे फिर भी उसके बाद क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन जाके वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं करता, जो है सामने है, लाइव कोडिंग है। तो इसके अंदर डेफिनेटली आपके जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इनको पुरसुकून वे में बैठ के देखेंगे और डेली का आप एक एक लेक्चर भी देखते चले जाएँ तो शायद आपका प्लेलिस्ट आप लेट कवर करें लेकिन आपकी लर्निंग अच्छे से होगी। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।